वो मुझे लगता है शायद आप गलत टेबल पर बैठ गए बॉस, मैंने नज़र झुकाकर तेज़ी से एक साँस में कहा। उनकी पर्सनैलिटी बड़ी रोबदार थी, हालाँकि अभी तक उन्होंने कुछ ख़ास बात भी ना की थी। फिर भी मैं अपने हाथ और पाँव को कँपकँपाने से नहीं रोक पा रही थी। नहीं, मैं वहीं बैठा हूँ मिस लाइबा, जहाँ मुझे होना चाहिए। ख़ासा मुतमईन लहज़े में जवाब दिया उन्होंने, साथ-साथ उनकी निगाहें मेरे ही वजूद पर टिकी थीं। जिसके सबब मैं पहले से ज़्यादा नर्वस होने लगी। उनके नाम लेने के सबब अब मुझे यकीन हो चला था कि हाँ, वो मेरे लिए ही यहाँ आए हुए हैं। हमारे दरमियान फिर 5 मिनट की खामोशी का सिलसिला चला। ये कैसा रिश्ता तय पा रहा था हमारे दरमियान, जिसमें ना वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे और ना मैं पूछने की हिम्मत कर पा रही थी। टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, खैरियत से होगे, मज़े में होगे जी। तो जनाब आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ हुस्न कमल का बिल्कुल न्यू नॉवल, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। उसकी फर्स्ट एपिसोड, उसका नाम है जी, तो नाम है बेनाम रिश्ता। ठीक है, बेनाम रिश्ता। इस नॉवल पे आपने अच्छे-अच्छे से कमेंट्स करने हैं, अपनी रिव्यू ज़रूर देना है आपने अच्छे से, ताकि इसकी नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्द से जल्द मिले। इसकी नेक्स्ट एपिसोड मिलने की शर्त यही है कि आपने इस पे बहुत सारे लाइक कंप्लीट करने, सही है। और इसके अलावा मुझे ये कहना था आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोशिश कीजिएगा कि हमारे इस नॉवल की जो रेटिंग है, जैसे एफबी की तरह, और एफबी पर और व्हाट्सएप चैनल पे तो बहुत हाई जाती है, तो इस पे भी हाई जानी चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं रेस्टोरेंट पहुंची तो मेरी आंखें शौक से बड़ी हुई। टेबल नंबर 6 पर मेरे बॉस बैठे हुए थे। मुझे यहाँ रिश्ते के लिए लड़के से मिलने भेजा गया था, मगर जब लड़का देखा तो आंखें दिमाग मारे हैरत के साथ छोड़ते मालूम हुए। यकीनन वो गलत टेबल पर बैठ गए होंगे, वरना उन जैसा अमीरो कबीर बिजनेसमैन जिसकी कंपनी में मैं एक मामूली वर्कर हूँ, कैसे वो लड़का हो सकता है जिसे मुझे रिश्ते के हवाले से देखने के लिए भेजा गया हो? मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं इसी कन्फ्यूजन में उनके पास पहुंची। वहाँ बाकी सारी टेबल पर कपल बैठे हुए थे, सिर्फ टेबल नंबर 6 पर मेरे बॉस ही अकेले बैठे नजर आ रहे थे। मैं बहुत नर्वस हो गई थी। उन्हें देख आज तक सिर्फ उन्हें दूर से देखा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे बच्चे आसमान पर सितारों को देखते हैं। वो सितारे की मानिंद ही तो थे मेरे लिए, मगर उन जैसे अमीरों कबीर बिजनेसमैन का रिश्ता हमारे मोहल्ले की अंबरबाजी से टकराया कैसे, मैं यही सोचकर उलझी हुई थी। अम्मी ने बताया था कि वो अच्छे खाते पीते घरानों के लड़कों से रिश्ते कराती हैं, मगर इतने अच्छे उसका अंदाज़ा नहीं था। उफ़, मैं तो बेहोश होने को थी। ना जाने क्यों मेरे कदम उनके पास पहुंचते ही लड़खड़ा गए और मैं धड़ाम करके उनके कदमों में गिरी। श्श, करा ली बेइज्जती। मैं खुद ही पर गुस्सा हुई थी। लैंडिंग हो तो ऐसी हो, डायरेक्ट पाँव में बंदे के, मैं जैसे खुद पर ही तंज कर रही थी। ठीक तो हैं आप? वो फ़ौरन ही अपनी जगह से उठकर मेरे दोनों बाजू थामकर मुझे उठाने लगे। मैं बहुत शर्मसार हो गई थी अपनी इस बेवकूफ़ाना एंट्री पर। हेलो बॉस। टेबल पर मुकम्मल खामोशी तारी रही 2-3 मिनट तक, जिसके सबब मैं मज़ीद एम्बैरेस फ़ील कर रही थी। सोचा कुछ बात शुरू करूँ ताकि ये ऑकवर्डनेस तो कम हो, इसलिए उन्हें रस्मी तौर पर हेलो कहा, मगर साथ-साथ आदत के मुताबिक कमबख्त ज़बान से बॉस का लफ्ज़ भी फिसल गया। मुझे यकीन था उन्हें तो इल्म भी नहीं होगा कि मैं उनकी कंपनी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाली वर्कर हूँ। बॉस। उनकी आवाज़ नहायत भरमदार थी, जैसे उनकी खूबसूरत पर्सनैलिटी। वो काले रंग के पैंट कोट में मलबूस थे, अंदर की शर्ट सफ़ेद चमक रही थी, उस पर काली टाई, जिसे वो अपने नॉर्मल अंदाज में हल्का सा ढीला करने लगे। सफ़ेद कलाई पर बंधी सिल्वर वॉच खासा जच रही थी। उनके कदमों में गिरने के सबब ब्लैक जूतों का भी दीदार कर लिया था मैंने। करीब से आज उन्हें पहली बार देख रही थी। वो यूनानी शहज़ादों जैसे हसीन और जमील नौजवान थे। उनके बोलने के अंदाज से महसूस हुआ जैसे बड़े मगरूर हों। उन्होंने छोटी आंखें कर बगौर मुझे देख उलझे लहजे में पूछा, वो मुझे लगता है शायद आप गलत टेबल पर बैठ गए हैं बॉस। मैंने नज़र झुकाकर तेज़ी से एक सांस में कहा। उनकी पर्सनैलिटी बड़ी रोबदार थी, हालांकि अभी तक उन्होंने कुछ खास बात भी ना की थी। फिर भी मैं अपने हाथ और पाँव को कँपकँपाने से नहीं रोक पा रही थी। नहीं, मैं वहीं बैठा हूँ मिस लाइबा, जहाँ मुझे होना चाहिए, ख़ासा मुतमईन लहजे में जवाब दिया उन्होंने। साथ-साथ उनकी निगाहें मेरे ही वजूद पर टिकी थीं, जिसके सबब मैं पहले से ज़्यादा नर्वस होने लगी। उनके नाम लेने के सबब अब मुझे यकीन हो चला था कि हाँ, वो मेरे लिए यहाँ आए हुए हैं। हमारे दरमियान फिर 5 मिनट की खामोशी का सिलसिला चला। ये कैसा रिश्ता तय पा रहा था हमारे दरमियान, जिसमें ना वो मुझसे कुछ पूछ पा रहे थे और ना मैं पूछने की हिम्मत कर पा रही थी। क्या आप जानते हैं मैं आपकी कंपनी में जॉब करती हूँ? बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके ये सवाल कर ही लिया था मैंने। ना जाने क्यों बड़ा इश्तियाक था मुझे ये जानने का कि क्या वो मुझे जानते हैं, कभी देखा है उन्होंने मुझे? बिल्कुल, फ़क़्त एक लफ्ज़ी जवाब, और फिर माहौल पर खामोशी के साए मंडलाने लगे। फिर वो अपने सेल में मगन हो गए। इतनी देर में वेटर ऑर्डर ले आया, शायद पहले से ऑर्डर कर रखा था बॉस ने। बॉस को मुझ जैसी आम शक्ल-ओ-सूरत की लड़की कहाँ पसंद आएगी, यही सोच मेरा मुँह लटक गया। वेटर्स ने पूरी टेबल खानों से सजा दी। इतने खाने, उनका बिल कौन भरेगा? मेरा एक ही मेल फ्रेंड है, वो और मैं जब भी साथ डिनर या लंच करते हैं, पैसे आधे-आधे करते हैं।
मगर यहाँ तो आधे भी भरो तो पूरे 3 माह की सैलरी लग जाएगी। इतने तो पैसे भी नहीं रख कर लाई मैं अपने साथ, शुरू करें। उन्होंने बड़े महज़िब अंदाज़ में काँटा चमचा उठाते कहा, जबकि मैंने सिर्फ़ पानी के गिलास पर इक्तिफ़ा करने का सोचा। मेरी नज़रें तो उन्हीं पर टिक गई थी। हाय कितनी चार्मिंग पर्सनैलिटी थी उनकी, खाना भी कितने सलीके से खा रहे थे, जबकि मुझे तो इन काँटों छुरी से सिवाय लड़ने के और कुछ नहीं आता था। मैंने नर्वस सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए पानी का गिलास उठाया, मगर हाय रे मेरी किस्मत, वो पानी का गिलास मेरे लरसते हाथों के सबब मेरे कपड़ों पर गिर गया। सॉरी मैं फ़ौरन माज़रत करती खड़ी होकर अपनी ब्लैक मैक्सी से पानी झाड़ने लगी। अब तो शिद्दत से दुःख हो रहा था मुझे यहाँ आने पर। वो ज़रूर दिल ही दिल सोच रहे होंगे कि क्या नमूनी है, बच्ची-कुच्ची इज़्ज़त का भी फ़ालूदा करा लिया था मैंने। मैं अभी आती हूँ। मुझे रोना आने लगा था मारे शर्मिंदगी के। फ़ौरन ही उनसे एक्सक्यूज़ करके मैं वॉशरूम की जानिब बढ़ी। दिल में बड़ी शिद्दत से ख़्याल आया कि यहीं से भाग जाऊँ। उनके सामने फिर से जाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, लेकिन ऐसे भाग जाना भी तो अच्छा नहीं लगता। लिहाजा बड़ी मजबूर होकर मैं दोबारा उनके सामने पहुंची। आपने पढ़ाई कहाँ से की है? चलो शुक्र कोई तो बात की, कुछ तो पूछा मेरे बारे में। मैं यही सोच थोड़ा नॉर्मल हुई। वो मैं और नर्वसनेस, उनकी आंखें मुझ पर टिकी हैं। ये देख मैं इस कदर नर्वस हो गई कि अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भूल बैठी। हाय कैसी बोंगी हूँ मैं, इतना ज़ोर दे रही थी ज़हन पर, मगर मजाल है ज़हन कुछ काम कर जाए। लेकिन गलती मेरी नहीं, उन्हें पता होना चाहिए कितने डेविलिश हैंडसम है वो। अब इतना हैंडसम बंदा इतने करीब से बैठकर देखेगा तो क्या कोई भी घबरा जाए? आपको मैं पसंद हूँ? मुझे बुखलाहट का शिकार देख उन्होंने सवाल बदला। अगला सवाल मुझे हैरानगी की अथाह गहराइयों में उतार गया। ऐसे पहली मुलाकात में कौन पूछता है, वो भी इतने संजीदा लहजे में। उनके सवाल पर जहाँ मेरी आंखों में हैरत उभरी, वहीं दूसरी जानिब गाल असखुद गुलाबी से हो गए। मैं ब्लश करने लगी। तो मैं हाँ समझूँ, एक गहरा सांस लेते जब वो बोले तो मुझे मजीद हैरत के गोते खिला गए। मैं तो सिर्फ इस वक्त अपना दिल संभाल रही थी जो इतनी ज़ोर से धड़का कि उनके सवाल पर जैसे बाहर ही निकल आएगा। मुझे लगा जैसे वो बहुत जल्दबाज़ी कर रहे हो, मगर मैं बोल ना सकी। चलें, वो अपनी जगह से उठते हुए बोले, मुझे कह लेने दें, सब कुछ बहुत अजीब था। इस बंदे ने मेरे बारे में ठीक से कुछ पूछा तक नहीं, मैं क्या करती, चुपचाप उनके साथ खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर कोई तासुर ना था जिसे देख महसूस हो कि उन्हें मैं पसंद आई हूँ। मैं चुपचाप पलटी, अभी अपनी सोचों में मगन चल ही रही थी कि अचानक मेरा सर रेस्टोरेंट के शीशे के दरवाजे से धड़ाम से टकराया। मैंने अपना सर मसलते पीछे देखा कि किसी ने देखा तो नहीं। शर्मिंदगी मज़ीद बढ़ी ये देख के मेरे बॉस पीछे ही खड़े मुझे देख रहे थे। डैम इट, आज का दिन ही ख़राब है। मैं शर्मिंदगी से हल्का-सा मुस्कुराती वापस मुँह मोड़कर तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर रेस्टोरेंट से निकली। मुझे इस लम्हे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। हम दोनों अपनी-अपनी मंज़िलों की जानिब चल दिए। मुझे पूरा एतमाद था अपनी पर्सनैलिटी पर कि किसी बंदे ने पसंद करना ही नहीं, फिर वो तो अरबों-खरबों-पति बंदा था। वो पसंद कर ले मुझे नामुमकिन, इसलिए मैंने जवाब की भी कोई उम्मीद ना रखी। घर पहुँची तो मेरी अम्मी बहुत एक्साइटेड नज़र आ रही थी। फ़ौरन ही पकड़कर सोफ़े पर अपने साथ बिठाते मुलाकात के मुताल्लिक पूछने लगी, आप इतना एक्साइटेड ना हो, मुझे नहीं लगता उन्हें मैं पसंद आई होंगी। मैंने साफ गोई से काम लिया। ऐसे कैसे नहीं पसंद आई होगी? इतना महंगा ड्रेस बनवाया तुम्हारा, पार्लर से तैयार करवाया, इसके बावजूद तुम पसंद नहीं आई, उसे हद है, सब वेस्ट किया। वो मुंह बसोर कर कहने लगी, अम्मी मेरी शादी किसी अमीर लड़के से कराना चाहती थी। रिश्ते वाली बाजी से भी उन्होंने यही कहा था। हमारे यहाँ अलग से लड़की को लड़के से मिलने भेजने का कोई रिवाज नहीं, लेकिन वो अमीर था और इसकी डिमांड थी कि अलग से लड़की से मिलना चाहता है, तो अम्मी जान ने अब्बू से खासा बहस करके मुझे मिलने भेज दिया। मेरे अब्बू यूनी के प्रोफेसर थे, उनकी आमदनी से घर का खर्चा बहुत मुश्किल चलता, जिस वजह से अम्मी सिलाई करके उनका हाथ बटाती। मैं उनकी इकलौती औलाद थी। मेरी अम्मी मेरे लिए बड़े हाई फाई ख्वाब देखा करती। कहने को मेरे बहुत सारे रिश्ते खानदान से आ रहे थे, मगर अम्मी मुझे किसी अमीर कबीर लड़के से ब्याह के ख्वाब देख रही थी। अब इन्हें कौन समझाए, अमीर लड़के भला क्यों मुझ जैसी आम शक्ल सूरत वाली लड़की से शादी करने लगे। मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत तो इनकी सेक्रेटरियाँ होती हैं। फ़िलहाल ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती ना। जो ख्वाब अरमान लेकर वो अब्बू जान की ज़िंदगी में शामिल हुई, वो आज तक पूरे ना हो सके। शायद यही वजह थी कि अब वो हसरत बन चुके थे, मगर वो मेरे हिस्से में इन हसरतों को नहीं डालना चाहती थी। सॉरी, मैंने उन्हें गले लगाते कहा तो वो मुस्कुरा दी। तुम क्यों सॉरी कर रही हो? उसकी आंखें ही ख्वाब होंगी जो मेरी हीरा जैसी बेटी, आंखें ही ख़राब होंगी जो मेरी हीरा जैसी बेटी को पसंद ना किया। वो तेज़ी से बोली तो मुझे हंसी आ गई। मैंने उन्हें नहीं बताया कि जिस शख्स से आज मैं मिली रिश्ते के लिए, वो कोई और नहीं, मेरे बॉस थे, सर उसामा। फिर बताने का कोई फ़ायदा भी तो ना था। उन्होंने कौन सा हाँ करनी थी। मैं अपने कमरे में आई, आईने में अपना अक्स देखा। पार्लर से तैयार होकर मैं खासा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन फिर अचानक वो डेविलिश हैंडसम बंदा मेरी आंखों के आगे आ गया। मुझे लगा ना इतनी भी खूबसूरत नहीं लग रही कि सर उसामा पसंद करें। अगला सीन, सुबह हुई तो अम्मी मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी। क्या हो गया है? आज इतवार है, कम से कम बंदे को छुट्टी वाले दिन तो सुकून लेने दें।
मैंने खासा मुंह बसोरते हुए उनके लिए दरवाज़ा खोला। अरे मेरी बच्ची, वो बड़े पुरजोश अंदाज में कहती, मेरे गले आगे आ लगी, क्या हुआ? मैं उलझकर, मिस्टर उसामा को तुम पसंद आ गई हो, आज आ रहे हैं घर बात करने। उनके इत्तला देते ही मेरा मुंह मारे हैरत के खुल गया। पसंद आ गई कैसे? क्या वो अंधे हो गए? मतलब माना मैं कोई बहुत बदसूरत नहीं, मगर बहुत खूबसूरत और हूर परी जैसी भी तो नहीं। उन्हें मुझ जैसी बोंगी कैसे पसंद आ गई, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरी अम्मी ने खूब तैयारियां शुरू कर दी थी। पूरा मेरा दिन किचन में ही गुजरा। खूब अच्छे-अच्छे पकवान तैयार हुए। साथ-साथ घर की सफाई के लिए अब्बू को ड्यूटी थमा दी और मेरे जिगरी यार निकम्मे सलमान को भी बुलाकर अब्बा के साथ लगाया। अम्मी सलमान दोनों ही मेरी लुक्स पर खासा तवज्जो दे रहे थे आज। हम सब 8 बजे से पहले ही बिल्कुल रेडी होकर बैठ चुके थे। उन्होंने 8 बजे का टाइम दिया था। सुई के ठीक 8 बजाते ही दरवाज़ा नॉक हुआ। हम सब एक दूसरे के चेहरे हैरत से देखने लगे। कोई वक्त का इतना भी पाबंद हो सकता है भला, मगर क्या कहने, मेरे बॉस थे। ठीक 8 बजे वो मेरे घर में दाखिल हुए। वो अकेले आए थे, ना वालिदैन ना कोई रिश्तेदार, किसी को भी साथ न लाए। ये बात हम सबको ही बड़ी अजीब लगी। अब्बू जान उन्हें देखते ही बड़ा खुश हुए। मुझे तो आज पता चला कि सर उसामा मेरे वालिद के ब्राइट स्टूडेंट रह चुके थे। अम्मी ने बातों ही बातों में वालिदैन के मुतालिक पूछा तो वो बेतासुर चेहरे के साथ बोले कि वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, मगर उनकी रजामंदी है इस रिश्ते के लिए। मुझे कुछ अजीब लगा, इतना अमीर आदमी और रिश्ते के लिए अकेला आया है, कोई एक बंदा ही साथ ले आता। वो बहुत कम गोते, खाना भी बस छूने की हद तक खाया। खाना खाने के बाद सब टीवी लाउंज में जमा हुए। वो मेरे सामने अब्बू से बातें कर रहे थे। निहायत रौबदार शख्सियत थी उनकी। मैं कनखियों से बार बार उन्हें देखकर यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि वाकई सर उसामा से मेरे रिश्ते की बात चल रही है। वो वाकई इस वक्त मेरे घर में बैठे हुए हैं। मैं फालतू की रस्मों को नहीं मानता, निहायत सादा तरीके से निकाह का ख्वाहिशमंद हूँ। उनके कहते ही मेरे गाल जलने लगे। हया के मारे आंखें झुक गईं। मुझे शर्म आने लगी थी। मैं तेजी से वहां से जाने की नीयत से उठी, मगर अगले ही पल बीच में रखी शीशे की मेज से मेरा पाँव टकराया और अगले ही पल धड़ाम से मैं मुंह के बल फर्श पर पड़ी थी। इसका कुछ नहीं हो सकता। मैंने सलमान के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनी। इसलिए मैं शिद्दत से दिल चाहा कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊँ। सर उसामा मुझे कैसे देख रहे होंगे। आए, मुझे रोना आ रहा था। अम्मी ने आगे बढ़कर मुझे उठाया और मैं एक लम्हे की ताकीर किए बगैर तेज़ी से अपने कमरे की जानिब चल दी। अम्मी जान कुछ देर बाद मिठाई लेकर मेरे कमरे में आई और बखुशी बताया कि 2 दिन बाद मेरा निकाह तय हो गया सर उसामा से। अब्बू जान के नज़दीक वो अपने ब्राइट स्टूडेंट को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उनसे रिश्ते के लिए बखुशी राज़ी हुए। अगला सीन, अम्मी जान तो मना कर रही थी जॉब पर जाने के लिए, मगर मुझे ठीक ना लगा बगैर दरख्वास्त के छुट्टियां करना। माना कंपनी के बॉस से मेरा निकाह था, मगर फिर भी प्रोफेशनली तौर पर मुझे लगा कि दरख्वास्त जमा करवानी चाहिए छुट्टियों की। हमारी कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि सर उसामा शादी के बाद मुझे अपनी कंपनी में जॉब करने देंगे या नहीं। मैं कंपनी पहुंची तो इत्तेफाक से लिफ्ट के पास पहुंचते ही मेरा सामना सर उसामा से हुआ। वो अपनी सेक्रेटरी व 3-4 लोगों के साथ बातें कर रहे थे। उन्हें देखते ही मेरे गाल दहकने लगे। मैं कनखियों से उन्हें तकती हुई लिफ्ट में दाखिल हुई। उन्हें देखते ही अब मेरे दिल को कुछ होने लगता था, जबकि उन्होंने तो मेरी जानिब देखा तक नहीं। मेरा दिल चाह रहा था कि एक-एक को पकड़-पकड़ कर अपनी सर उसामा से शादी की खबर सुनाऊँ, मगर फिर मुझे लगा ऐसा करना ठीक नहीं होगा। सबको लगेगा कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ। वैसे भी 2 दिन बाद सबको खुद ही पता चल जाना था। मैंने खासा शर्माते हुए अपनी लीफ लिखी। आज मैं बिना बात के मुस्कुराए चली जा रही थी। मैं बस यही सोच रही थी कि जब सबको पता चलेगा कि सर उसामा मेरे शौहर हैं तो उनका क्या रिएक्शन होगा, ख़ास तौर पर फीमेल कोलीग्स का, जो उन्हें देखते ही आएँ भरने लगती हैं। कंपनी की मुझ समेत तकरीबन हर लड़की का क्रश थे वो सिर्फ हैंडसम नहीं थे, डेल्विश हैंडसम थे। ख़ास तौर पर उनकी नशीली नीली समंदर जैसी गहरी आंखें। मैंने 1 हफ्ते की लीव ली थी और उसमें वजह अपनी शादी बताई। एज एक्सपेक्टेड मेरी छुट्टियों की लीव मंजूर हुई। अगला सीन, 2 दिन बाद सर उसामा अपने 2 दोस्तों और मौलवी साहब के साथ हमारे घर निकाह के लिए यहाँ पहुंचे। सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। उन्होंने जहेज लेने से साफ इनकार किया था, इसलिए अम्मी अब्बू ने भी सिवाय चंद कपड़ों और ज्वेलरी के कुछ ना दिया। और इस तरह सिर्फ 2 दिनों में मैं अपने बॉस के साथ चंद कपड़ों और ज्वेलरी के साथ विदा हो गई। मैं अपने ख्वाबों की दुनिया में जी रही थी। हकीकत में मेरे साथ क्या होने वाला था मुझे इसका कोई अंदाजा न था। अगला सीन, मुझे कार में सलमान ने बिठाया। मैं बहुत रो रही थी। सलमान कहता था वो मेरी विदाई पर हरगिज़ नहीं रोएगा, मगर सबसे ज़्यादा वो ही बच्चों की तरह रो रहा था। अम्मी अब्बू बहुत मुतमईन थे। अब्बू सर उसामा के कामयाब स्टूडेंट होने के सबब और अम्मी उनके हाई स्टेटस के सबब। मेरी नई ज़िंदगी का आगाज़ गाड़ी में बैठते ही हो गया था। गाड़ी में मेरी सुड़-सुड़ के अलावा कोई आवाज़ ना थी। कुछ देर बाद अचानक ही दिल में ख़्याल आया, कम से कम चुप ही करा दे बंदा, मगर नहीं, वो तो ऐसे बैठे थे जैसे मैं कुछ लगती ही नहीं उनकी। गाड़ी तकरीबन 1 घंटे बाद एक बड़े से दरवाजे के आगे रुकी। हम सर उसामा के मेंशन में पहुंच गए थे। मेरी तरफ का दरवाज़ा बाहर से एक खातून ने खोला। मैं भारी लाल रंग के शरारे में मलबूस थी। उसने मेरा शरारा संभालते हुए एक हाथ थाम कर बाहर निकाला।
सिवाय इस खातून के वो पूरा महल नुमा खूबसूरत व आसाइशों महंगी चीज़ों से सजा घर मुकम्मल खाली था। हमारे यहाँ जब नई दुल्हन आती है तो खूब शोर शराबा होता है, उसका फूलों से वेलकम किया जाता है, मगर यहाँ तो सोगवार खामोशी छाई हुई थी। कोई एक शख्स भी सिवाय इस मुलाजमा के मेरा वेलकम करने के लिए वहाँ मौजूद ना था। वो मुझे सीढ़ियाँ चढ़वाती ऊपर की जानिब ले आई। अच्छा जी, नेक्स्ट एपिसोड का वेट है। अगर आप लोगों को लगे कि नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी से चाहिए तो बताइएगा लाजमी, ताकि आपको जल्दी से मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। धड़कते दिल की अगली एपिसोड में मिलते हैं। अब हम दुआ में याद रखिएगा। तो मैं चलती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।